नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम जो क्रम चल रहा था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर रिड्यूस था पिछले कुछ सालों के लिए, लेकिन इस साल ये रिड्यूस नहीं हुआ है। या फिर जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी इसका यूज मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं, हमारे साथ बने रहें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक अगर है आपके पास तो उसमें यह क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर कोई सी भी बुक है उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन शामिल होते हैं। दो प्रकार की बुक आती हैं, एक प्योर एनसीईआरटी होती है और एक बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होती है। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है जिसके 50 पद हैं। एक क्या है, एपी है जिसके टर्म कितने हैं, 50 पद हैं, 50 पद टोटल हैं। अंतिम पद जो दिया है, अंतिम पद क्या है, यानी लास्ट टर्म क्या है इसकी, अंतिम पद लास्ट टर्म जो है वो दिया गया है 106, लास्ट टर्म दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया, तीसरा जो पद है, थर्ड टर्म है, तीसरा पद दिया गया है इसमें सॉरी, तीसरा पद 12 दिया गया है। तो आपसे 29वां पद पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, 29वां पद आप बताइए हमें कि ये क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर ये पद जो दिए हैं टोटल, वो n की वैल्यू दी है, तो n इक्वल टू 50 दिया है। और ये जो दिया है लास्ट टर्म, इसको an कहते हैं। an बराबर दिया है 106, और क्या दिया है, a3 दिया है, आपका 12 दिया है। तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पे an वाले यानी दो इक्वेशन बनेंगे जहाँ से d हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या a की वैल्यू क्या लिख सकते हो, a3 बराबर लिख सकते हैं हम, a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट बन सकता है। अगर हम an की बात करें तो an को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। लेकिन 50 पद हैं तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। और सॉल्व करेंगे तो a प्लस 49d इक्वल टू 106। एक क्वेश्चन सेकेंड आ गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, d की वैल्यू मिल जाएगी, और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 29वां टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे। अगर हम कौन सा, a3 इक्वल टू, a3 मत लिखिए तो यही क्वेश्चन लिख लीजिए, a प्लस 2d इक्वल टू 12, और यहाँ पर a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे सबके, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे, 49 में से 2 घटेगा, 47d बचेगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 106 में से 12 घटाने हैं तो क्या होगा, 6 में से 2 गए, यहाँ पर 4 बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा। ये बात समझ पाए आप। तो हम कह सकते हैं 94 हमारे पास आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 94 डिवाइड बाई माइनस 47 डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 आ गई। अब d की वैल्यू मिल गई तो हमें a की वैल्यू भी तो चाहिए कि a क्या रहा होगा। तो d का मान यहाँ पे लिख देंगे कहीं भी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या होगा, a प्लस 2d, d की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 12 है, तो a इक्वल टू 4 आएगा इधर, 12, a इक्वल टू 4, 12 माइनस 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12 में से 4 घटाइए 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा a का मान जो है वो 8 आया और d का मान जो है वो कितना आया, 2 आया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 29th टर्म, यानी कि हमें a29 निकालना है। तो इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे, आप नोट कर लीजिए तब तक।
या फिर हम और कहीं यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है A29, तो A29 निकालेंगे तो A प्लस 28D आना चाहिए। तो A की वैल्यू आई 8 हमारे पास, 28 इंटू 2, D की वैल्यू 2 थी, तो 8 प्लस यहाँ पर 28 का डबल करेंगे तो 56 आ जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A29 कितनी वैल्यू आ गई, 64, यानी 29वां पद जो होगा वो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है कि एनसीईआरटी बुक में कहा गया 2020 में पूछा गया है कि 21, इसको रफ कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया गई है, जो दी गई है अगली जो सीरीज है वो कितनी है, 21, 18 एपी की सीरीज है, 21, 18, 15 और दिया गया है इसमें इसका 15वां पद, इसका कौन सा 15वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सीरीज दे दिया है और इसका कहा है 15th टर्म निकालना है। तो यहाँ से सारी चीज़ें निकाल लो। A की वैल्यू 21 है, D की वैल्यू 18 माइनस 21 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। D की वैल्यू -3 आ गई। अब 15 टर्म निकालनी है, तो हम A15 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 14D हो जाएगा। तो A की वैल्यू है 21 और 14 इंटू D की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 21 और 14 का गुणा कर दीजिए आप, प्लस माइनस माइनस होगा, 42 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, 42 में से 21 घटेगा तो 21 ही आएगा। तो A15 की वैल्यू क्या आएगी, 21 आ जाएगी आपके पास। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था और ये 2020 में यूपी के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे और आप उन्हें मैच कर सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। इसमें नंबर इसलिए नहीं डाल पाते हैं हम क्योंकि ये बुक दूसरी है, इसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में हो और आपसे ना हो रहा हो, तो यहाँ पर हमें कमेंट जरूर करें या फोटो खींचकर हमें नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। ठीक है, 9005643917। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ही है ये भी क्वेश्चन, कि एपी के जो हैं, एपी कोई सीरीज है, इसके कह रहा है तीसरे और 9वें पद, यानी थर्ड टर्म और 9th टर्म, यानी कौन सा, तीसरा पद व 9वां पद, तीसरा पद 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, क्रमशः 4 और -8 है। कितने कितने हैं, 4 और -8 हैं, ये बात समझिए। 4 और -8 हैं, तो इनका पद कौन सा, तो कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, ये बात समझिए, यानी कि ये पूछ रहा है इसका नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा कौन सा n होगा, टर्म होगा जो कितना वैल्यू देगा, शून्य पर आएगा, यानी कि शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड टर्म दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है हमें, A3 दिया है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होगी क्योंकि एक D कम आती है, इक्वल टू में कितना है, 4 है। तो इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर दोबारा में क्या करेंगे आप, A नाइन्थ का होगा A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ 2 इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन से हमें A और D के मान निकालने पड़ेंगे पहले। तो समीकरण 1 और 2 से
फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस 2d, यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर -6d आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 2d घटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। और इस तरफ क्या हो जाएगा 8 में 4 घट 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस ऊपर भी प्लस, तो प्लस प्लस संख्याएं ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर d कितना आएगा, d की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाई -6, तो 6 2 जा 12 होता है, तो d की वैल्यू आ गई -2। ये बात समझ पाए आप इतनी? ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू अगर आ गई है -2, तो आगे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ पे हम रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं d की वैल्यू, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पर a की वैल्यू, d की वैल्यू आई थी a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर a देखा जाए अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू प्लस का 8 आ जाएगी, क्योंकि इधर माइनस का 4 है तो इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं कि 8 होगा। a की वैल्यू 8 आई, d की वैल्यू -2 आई। हमें यह नहीं ज्ञात करना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म an ये 0 होगा, माना कि ये टर्म 0 होगा। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या होती है, an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको 0 मान लेते हैं, तो a क्या आ जाएगा, a हमारा 8 है, n-1 इंटू डी -2 है, तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8, इधर n-1 इंटू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -8 डिवाइड में -2, 4 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस कैंसिल आउट, n-1, तो यहाँ पर n-1 इक्वल टू 4 आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 यानी कि 5, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ नीचे ना देख रहा हो तो ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, n-1 इक्वल टू 4 आया था, तो n बराबर 4 + 1 यानी कि n बराबर 5 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो टर्म है कौन सा, पांचवा टर्म जो होगा इस सीरीज का वो 0 होगा, यानी कि हम यहाँ पे जो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पांचवा पद ही क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। ये बात समझ पाए? तो इस एक्सरसाइज का ये भी क्वेश्चन हो गया है, एनसीईआरटी का ही था ये भी क्वेश्चन, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। ठीक है इसे, हाँ ये क्वेश्चन हो गया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है। देखिए अगली सीरीज दी है, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कोई भी आपको समस्या आ रही है अगर, तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम और इम्प्रूवमेंट ला सकें, और इसको शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि थोड़ा बहुत लाभ उन्हें भी मिल सके और हमें भी मिल सके। ठीक है, हाँ यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एपी का 17वां पद, देखिए ध्यान से क्वेश्चन अच्छा है, एपी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना, 10वें पद से कहाँ चला गया ये क्वेश्चन, 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या निकालना है इसका सर्वांतर, तो डी फाइंड करना है आपको इसका, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब कोई सीरीज रही होगी, उसका जो 17वां पद होगा वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है।
तो हम कह सकते हैं लेट माना प्रथम पद ऐसे ही लिखेंगे सब में, ठीक है। हम थोड़ा सा लिखने में कम है, लिखिएगा सब में। इसमें माना प्रथम पद ए सर्वांतर डी माना, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार उसने कह दिया है कि कौन सा 17वां पद, इसका मतलब A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, यानी कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, वही हमने लिख दिया। तो इसका मतलब होता है A प्लस 16D, इसका मतलब होता है A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास 16D, D इस तरफ माइनस 9D आएगा इस तरफ, इक्वल टू 7। 9 7 16, 7D आएगा इक्वल टू 7, D की वैल्यू 7/7 यानी कि 1 आ जाएगी। D की वैल्यू 1 आ गई, यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में D का मान क्या है। तो हमने निकाल दिया और सॉल्व भी कर दिया। तो आप इसे देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी ये वो है कि 20 मिनट का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जितने अधिक क्वेश्चन करवा पाए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है डाटा की कमी है, बहुत जीबी का बन जाता है, कंप्रेस करना पड़ता है वीडियो, तब जाके कुछ कम MB हो पाती। और प्रीमियम वाला लेने की बस की बात नहीं हमारे, तो जो है वो है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको, NCERT का ये भी है। 3-15, देखिए यहाँ पे AP है, लिखा है 315 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। बता रहे हैं मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आपको बताना है भाई, इसमें जो होगा इसमें कोई ना कोई 54वां पद आएगा, 54th टर्म आएगा, और 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 ऐड कर देना, उसमें 132 ऐड कर देना, तब जो संख्या है वो बतानी हमें कि वो किस नंबर की है, वो किस पद पे आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है A बराबर क्या है 3 है, D बराबर क्या होगा 15 में से 3 घटा दीजिए आप, तो 12 आ जाएगा आपके पास। तो A इक्वल टू 3 आ गया, D इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। अब हमें कौन सा 54th टर्म निकालना है, A 54 निकालेंगे तो आएगा A प्लस 53D। तो A का मतलब 3 है और प्लस 53 इंटू 12, तो यहाँ पर 53 और 12 का मल्टीप्लाई होगा, 12 जो है 12 36, 12 पंचे 60 होता है। तो यहाँ पर 636 आ जाएगा, 3 प्लस 636 सही है। इसके बाद 3 ऐड कर दीजिए इसमें, तो A54 जो आएगा वो क्या आएगा 639, इतना आ गया हमारे पास। कितना, हाँ ये तो सही है वैसे, ठीक है। 54 में A639 आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें 132 ऐड करना है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इस टर्म में यानी 54वां पद है, इसमें हम 132 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 7 ये आ गया, और यहाँ पर भी 7, यानी 771 आया हमारे पास। अब ये पता करना है कि 771 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो मान लेते हैं ये किसके बराबर होगा, an के बराबर होगा। क्या होगा, an के बराबर होगा। तो an का फार्मूला आपको पता ही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें n ही फाइंड करना है। an को रखो 771 प्लस a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है,
3 उधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 771 में से 3 माइनस कर दीजिएगा और यहाँ n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको नीचे शायद ना दिख रहा हो। तो 771 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 768 हो जाएगा, 768। इधर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा। तो 12 डिवाइड में जाएगा, 768 डिवाइड बाई 12 n माइनस 1। तो 12 से काटेंगे तो 6 टाइम जाएगा, बरछंग 72 होता है और यहाँ पर बरचौक 48 होता है। 64 आ गया यहाँ पर n माइनस 1। तो n की वैल्यू जो आएगी -1 से उधर तो 65 आ जाएगी। इसका मतलब है कि 65वां जो पद होगा, 65वां जो पद होगा उस 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तो 771 आ जाएगा। और 771 कौन सा पद होगा, 65 टर्म होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः 65वां पद होगा। बस ऐसे लिख देना है आपको, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे जरूर पूछिएगा। कोशिश यही है हमारी कि हर क्वेश्चन बता दिया जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और अपने आप जरूर प्रश्न करें, अपने आप प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। थोड़ा सा गलत तो होगा ही, लेकिन हमेशा गलत नहीं होगा। गलतियों से मत डरिए क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है। आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, गलतियां हमसे भी हुई हैं, आपसे भी होंगी, तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी, चलिए क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छा, 10 और 250 के बीच ऐसे पूछ रहा है। 10 और 250 के बीच, 250 के बीच में 4 के गुणज में, 4 के गुणज मतलब ये है कितने हैं, 4 के गुणज हैं कितने, ये पूछ रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में। मतलब ये है इसका कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, यानी 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल होती हैं, 4 से कट जाती हैं, ये 4 की मल्टीपल होती हैं, यानी कि गुणज में आती हैं। तो यानी हमें देखना पड़ेगा इसमें सीरीज कैसी बनेगी इसकी। पहले तो हमें सीरीज निकालनी है, तो ऐसी चीज़ बताइए हमें 10 के बाद आती हो जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल होने वाली 10 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 12 है, जो 4 से कट जाती है। अब तुमको लास्ट नंबर देखनी है। अच्छा, पहली संख्या तो 12 है, दूसरी क्या होगी, 16 होगी, तीसरी क्या होगी, यानी कि 12 हो गया, फिर 20 होगी, ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अब आपको पता करना है 250 से पहले कौन सी है, क्या 250 कटता है 4 से, देख लेते हैं। 250 4 छंग 24 होता है, कितना होता है, देखिए कैसे पहचानते हैं कौन सी संख्या कटती है कौन सी नहीं। 4 छंग 24 हो गया, 1 हो गया, 4 दूनी 8। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन कितना, 2 बच गया इसमें। इसका मतलब 2 ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। इसका मतलब 250 में से अगर 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 248, जो कि क्या होता है, 4 से विभाजित हो जाता है। तो यानी लास्ट नंबर क्या होगी, 248 होगी, जो किससे, 4 से डिविजिबल होगी। बस अगर आपने सीरीज बना ली है तो सॉल्व करना बहुत आसान है। अब सीरीज बन गई है ऐसी, जैसे भी ऐसे गुणज वाले क्वेश्चन आए, अब भाग देने वाले क्वेश्चन आए कि दो अंकों की संख्या बताए कितनी से 3 से डिविजिबल है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना, सीरीज बना लेना है कि पहली संख्या से कौन सी होगी, लास्ट संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 12 है, और d का मान है 4, लास्ट टर्म है an की वैल्यू 248। तो an का सूत्र क्या होता है, उसके का गुणज ही पूछ रहा है तो n ही निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4। a की वैल्यू क्या है, an दिया है तो 248, a की वैल्यू है 12 प्लस
n-1 इंटू डी। 12 उधर घटेगा तो 236 आ जाएगा, n-1 इंटू डी। तो n-1 क्या आ जाएगा, 236 डिवाइड बाई 4, 4 पंचे 20, 4 9 36 हो जाएगा, n-1 59। तो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1, हम कह सकते हैं यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना पद हुए, कितनी संख्याएं होंगी ऐसी इनके बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगी, वो होंगी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो इनमें डिविजिबल होंगी, यानी 4 की मल्टीपल होंगी, गुणज होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ और अच्छे लास्ट क्वेश्चन जो हैं उनके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमें बताएं। अपना ख्याल रखें, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।